जय हिंद एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सर्किल की टॉपिक है हमारी, अब ये खत्म होने को आ रही है। ठीक है ना, लास्ट के टॉपिक्स पे हम चल रहे हैं और ये जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने आपको लास्ट 4-5 लेक्चर में लिया हूं, ये सारे एडवांस लेवल के टॉपिक है। ठीक है ना जी। अच्छा, ये लास्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ था, पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। और अगर मैं इसको फटाफट रिवाइज करूं तो इसमें से पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, √S1। एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो T इक्वल्स टू 0। यही तो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब S क्या होता है, x² प्लस y² माइनस r²। S1 क्या होता है कि जो पॉइंट आपको दिया रहेगा उसको इसमें रखने पे जो वैल्यू आती है, यानी x1² प्लस y1² माइनस r²। एंड t क्या होता है हमारा, t होता है x1 प्लस y1 माइनस r²। ये आपके तीन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है हमें इन तीनों का वैल्यू फाइंड करने में। ठीक है ना जी। तो ये तीनों निकाल के यहाँ फॉर्मूलेज में रख के ये तीनों हम लोग कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक इसमें और है जिसमें आपको दो सर्किल के बीच में एक कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है ना, दो सर्किल के कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको अभी इस लेक्चर में पढ़ा ही देता हूं। तो यहां पे ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। ठीक है ना जी। अब ध्यान से देखना, मान लो कि ये एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है। इसको मैंने S1 नाम दे दिया और इसको सर्किल 2 यानी S2 नाम दे दिया। इन दोनों के बीच जो भी कॉर्ड कॉमन है, जैसे कि ये वाला अगर मैं ज्वाइन कर दूं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, तो ये कॉर्ड हमारा AB हो जाएगा। यानी कि ये जो AB कॉर्ड है वो सर्किल S1 में भी आ रहा है और यही वाला कॉर्ड सर्किल S2 में भी आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल। और इसकी इक्वेशन कैसे निकलती है वही मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि इक्वेशन ऑफ AB जो कि इन दोनों सर्किल का क्या है बेटा, कॉमन कॉर्ड का काम कर रहा है, कॉमन कॉर्ड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है S1 में से S2 को माइनस करके 0 के बराबर कर देना है। आगे समझ में, S1 बेटा, ये S1 वो वाला नहीं है जो अभी मैंने आपको पेयर ऑफ टेंजेंट में बताया है। ठीक है ना, ये नाम है इस सर्किल का, यानी कि ये S1 है और ये S2 है, ये दोनों सर्किल का नाम है। ठीक है ना। तो इस सर्किल की जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से माइनस कर दोगे दूसरे सर्किल की इक्वेशन को और सॉल्व करने से एक आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगा, वही ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन माना जाता है। ठीक है ना जी। अगर मैं इसको एक क्वेश्चन से फील करवाएं तो देखिएगा बेटा किस तरह से हम ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करते हैं अगर हमें दो सर्किल का इक्वेशन दिया हो। चलो जी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स। दो सर्किल देंगे बेटा, x² प्लस y² प्लस का 12x माइनस का 14y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एंड दूसरा सर्किल ले लेते हैं, x² प्लस y² माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों सर्किल का यानी कि इस ये वाला सर्किल का और ये वाला सर्किल का, इन दोनों सर्किल से जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा इस सर्किल को S1 नाम दे देते हैं, इसको मैं S2 नाम दे देता हूं। और इसका जो फिगर का विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह से आपको देखना है कि ये सर्किल हमारा S1 है, ये सर्किल S2 है। तो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड आ रहा है, ये वाला जो कॉर्ड है, इसी को हम लोग इसका कॉमन कॉर्ड मानते हैं, कॉमन कॉर्ड। और इसका इक्वेशन अभी जस्ट मैंने बताया
S1 में से S2 माइनस करके 0 कर देना होता है। तो S1 यानी पहला सर्किल, S2 दूसरा सर्किल घटा दीजिए, यानी S1 माइनस S2 कितना आएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने से बेटा x स्क्वायर गया, y स्क्वायर गया, 12 में से माइनस कर दोगे माइनस 2x को, तो ये 14x हो जाएगा, माइनस 14 में से माइनस कर दोगे 3 को, तो माइनस 17y हो जाएगा, एंड 5 में से 6 गया तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। लो जी, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रहा है, यही इक्वेशन किसका है बेटा, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अब दो सर्किल के जो कॉमन कॉर्ड होते हैं उसकी इक्वेशन आप आराम से लिख लोगे, ठीक है ना, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। लेकिन याद रहे, जब हम S1 में से S2 को माइनस करेंगे तो हमारा S1 और S2 जनरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट दोनों का 1 होना चाहिए, तभी तो ये 2 डिग्री वाला टर्म कटेगा और एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ये तभी होगा जब दोनों सर्किल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 हो, और अगर ऐसा होता है तो उसी को हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलते हैं, यानी इक्वेशन जनरल फॉर्म में होना चाहिए, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। जैसे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है, देखना इक्वेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करके दे देगा, यानी कि जनरल फॉर्म से कोई और फॉर्म में दे देगा, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स। अब वो सर्किल कौन कौन सा है, पहला सर्किल S1 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा सर्किल S2 ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना जी। अब आप देखिए इसमें भी वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होता है बेटा, वी नो दैट S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 इज द फॉर्मूला टू गेट इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब यहां पे S का मतलब है सर्किल 1 और S1 का मतलब है सर्किल 2, ये दोनों का जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले वाला सर्किल का तो इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में दिख रहा है, ये हम कैसे देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट से, जो 1 होनी चाहिए जनरल फॉर्म के लिए। इसमें ऐसी बात नहीं है, तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो जनरल फॉर्म में कैसे लाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, पहले तो S1 लिख लो जो जनरल फॉर्म में दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब S2 को पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कैसे, तो इसकी कोफिशिएंट 2 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 2 को LHS में भी 2 से और RHS में भी 2 से, तो सबको 2 से डिवाइड करो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे देखिए जी 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4x हो जाएगा, इसको करोगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 को करेंगे तो 0। अब इसमें से इसको क्या कर देना है बेटा, माइनस, क्योंकि हमें S1 माइनस S2 निकालना है, ठीक है ना जी। अब कर दो माइनस, तो माइनस करने से ये क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज करके ऐड करना होता है, यही तो है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया बेटा, 2x में से 4x माइनस करोगे तो माइनस का 2x, बेटा माइनस 3y में से माइनस करोगे माइनस 2y को तो ये प्लस 2y यानी कि माइनस y बचेगा, एंड 1 में से 5 गया तो सर माइनस का 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। और इसमें से अगर माइनस को मैं कॉमन ले लूं तो हमारा कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप समझ लिए होंगे कि दो सर्किल के कॉमन कॉर्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्लियर है जी। आइए, ये हमारा क्या था, है ना,
इसके अलावा एक टॉपिक था। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्किल। यानी कि दो सर्किल आपको दे देगा और बोलेगा कि इन दोनों सर्किल के कितने टेंजेंट्स कॉमन होंगे, यानी इन दोनों सर्किल के बीच कितने टेंजेंट्स कॉमन हो सकते हैं। ठीक है ना जी? तो ध्यान से देखो, इसको मैं डायग्राम से आपको विजुलाइज करवाने का कोशिश करता हूं, और डायग्राम बनने का जो कंडीशंस है ना, वही क्या है, इसकी फॉर्मूलेज होते हैं फाइंड करने का। तो ध्यान से देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि दो सर्किल आपको लेके क्या करना है, ऑब्जर्व करना है चीज को। तो पहले तो आप दो सर्किल ले लो। अच्छा जी, मैं दो सर्किल ऐसा ले लेता हूं, ये हमारा दो सर्किल होगी, और दोनों को मैं डिसजॉइंट फॉर्म में रखा, यानी कि दोनों को अलग अलग करके रखा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सर्किल के कितने टेंजेंट्स कॉमन हो सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में कितने टेंजेंट कॉमन हो सकते हैं, तो हम ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है ना जी? अब देखो, ये तो हो गया पहला टेंजेंट, देखो कॉमन हो गया ना, जो दोनों को टच करके पास हो वही कॉमन टेंजेंट होगा दोनों का। अच्छा, ये हो गया इसका दूसरा टेंजेंट, लो जी, ठीक है ना, दो कॉमन टेंजेंट आ गए। अब ये हो गया इसका तीसरा टेंजेंट, लो जी, ये तीन कॉमन टेंजेंट हो गया, और ये हो गया इसका चौथा टेंजेंट, इसको टच करके दिखाना। ठीक है ना? तो आपको क्या काउंट करने से हमें कितना मिला कि चार कॉमन टेंजेंट हैं इन दोनों सर्किल के बीच। तो अगर ये जो दो सर्किल आपको दिया गया है, इन दोनों सर्किल का डायग्राम अगर ऐसा बन रहा है कि दोनों अलग अलग सर्किल है, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे बेटा? चार कॉमन टेंजेंट होंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसका कितने हैं? चार है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट चार है। तो अगर हमें इस सर्किल की डायग्राम का आइडिया हो जाए तो काम बन सकता है ना, कि डायग्राम अगर ऐसा बने तो कॉमन टेंजेंट चार हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, एक और केस बताता हूं। मान लो कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे के नजदीक आ गया, और वहां तक नजदीक आया कि एक दूसरे को टच कर सके, यानी कि ऐसा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट। अभी तो ये दोनों दूर दूर था, तो दूर दूर के केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट चार होता है बेटा। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर लिया तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे? तो टच करने से एक टेंजेंट कम हो जाता है, और ये कितने के इक्वल आ जाता है? 3 के इक्वल आ जाता है। अब कैसे? आप इसकी डायग्राम में ड्रॉ करके देखो, आप मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हो। तो एक तो टेंजेंट इस तरह से हो गया बेटा, जो ऊपर ऊपर से पास हुआ टच करके। बेटा एक टेंजेंट इसके नीचे से टच करके पास होने वाला हो गया, नीचे से टच किया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और एक टेंजेंट ऐसा है जो इसके बीच से टच किया, देखो बेटा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होता है बेटा? 3, यानी एक कम हो जाता है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की संख्या 3 है। आ गया जी समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, तो इस तरह से मैं आपको आइडिया बताया कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हम क्या करते हैं बेटा? फाइंड करते हैं। अगर हमें डायग्राम का आइडिया लग जाए तो फिर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना जी? अच्छा, एक चीज बताओ बेटा, ये डायग्राम किस कंडीशन में बनेगा? अब थोड़ा सा कंडीशन मतलब फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है ना? फॉर्मूले की नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 होने के लिए हम क्या इस डायग्राम से निकाल सकते हैं? आइए जी, इसको मैं समझने का कोशिश करता हूं, और आप लोग भी अच्छी तरह से समझ लोगे। अच्छा, एक चीज बताओ, दो सर्किल दिया गया है, तो सर्किल में दो चीज तो फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है? तो सर उसकी सेंटर और उसकी रेडियस,
ये क्या होती है, फिक्स होती है। तो मैं क्या किया, इस सर्किल का सेंटर को C1 मान लिया और इसकी सेंटर को C2 मान लिया। लो जी, इक्वेशन दिया रहेगा, फटाफट सेंटर निकल जाएगा। अच्छा, अब C1 से लेके इसके सरकमफ्रेंस तक का जो लेंथ आएगा वो इसका क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा। तो मैं इसको R1 मान लेता हूं। और C2 से लेके इसके सरकमफ्रेंस तक का जो लेंथ हो गया बेटा वो इसकी रेडियस हो गया, तो इसको मैं R2 मान लेता हूं। ठीक है ना। तो इस सर्किल का अपना सेंटर रेडियस, इस सर्किल का अपना सेंटर रेडियस। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों सर्किल को रिलेट करके एक हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं इसके सेंटर और रेडियस में, ताकि ये दोनों सर्किल अलग अलग रहे। ठीक है ना जी। अब देखिए ये रिलेशन आप कैसे सोच सकते हो। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली बात इसकी सेंटर से इसकी सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं। ठीक है ना। यानी कि अब बताइए C1 C2 की जो वैल्यू होगा वो R1 और R2 को जोड़ने से भी ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इतना और इतना अगर मैं ऐड कर दूं उससे भी ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो ये सर्किल एक दूसरे से अलग हो जाता है, और अलग हो जाता है तो डायग्राम ऐसे बनता है, और डायग्राम ऐसा बनता है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 होता है। ठीक है ना। तो देखिएगा ये डायग्राम बनने के पीछे इसकी सेंटर्स और रेडियस में क्या रिलेशन हम बना सकते हैं। तो इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, यानी कि C1 C2 का जो वैल्यू आएगा वो बेटा ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, R1 प्लस R2 से, दोनों के रेडियस के टोटल से। अगर ऐसा कभी भी आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि डायग्राम में दो सर्किल अलग अलग रहेगा, और दोनों सर्किल अगर अलग है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी सर समझ में आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, जिस तरह से बेटा इस डायग्राम के लिए ये रिलेशन आया है, इस डायग्राम के लिए क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना जी। अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो सेंटर है इसकी भी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस निकालता हूं, यानी कि C1 C2, चलो जी यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस R1, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस R2। अब अगर इसको गौर से देखोगे तो इसके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ रहा है बेटा, यानी कि आप C1 से C2 का डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे तो ये डिस्टेंस बिल्कुल R1 और R2 को जोड़ने के बराबर आएगा। यानी कि R1 यहां से यहां तक, R2 यहां से यहां तक। अगर R1 में R2 को मैं ऐड कर दूं तो ये इसके बराबर आ जाएगा, C1 और C2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इसके लिए क्या रिलेशन होगा बेटा, इस डायग्राम के को एक रिलेशन में लाने का कोशिश करें तो क्या मैं लिख सकता हूं कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हाँ जी सर क्यों नहीं लिख सकते। यानी कि अगर मैं सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर दूं, और क्या करेंगे, वहां तक कम करेंगे, वहां तक इसको कम करो जिससे कि इसकी लेंथ R1 और R2 को जोड़ने के बराबर आ जाए। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, कम करते हुए दोनों को चिपका देंगे, दोनों को सटा देंगे। अगर दोनों की सर्किल अगर सट गया तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। और अगर ऐसा कभी भी आता है बेटा, है ना, रिलेशंस में दो सर्किल अगर ऐसे रिलेशंस में आते हैं तो डायग्राम इस तरह से बना जाता है, और डायग्राम इस तरह से अगर बनता है तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस तरह से हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, रिलेशंस लिखने वाले हैं। ठीक है ना। और ये रिलेशंस के अकॉर्डिंगली हम लोग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट को क्या करते हैं बेटा, काउंट करते हैं। ठीक है ना जी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो 2 केस का डायग्राम था, अब तीसरा केस में क्या करेंगे कि इन दोनों सर्किल को एक दूसरे पर ओवरलैप कर देंगे। तो अगर इन दोनों को एक दूसरे पर ओवरलैप करोगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, किससे, R1 प्लस R2 से।
ठीक है ना, यानी कि अब जो है R1 और R2 का जो सम है वो C1 और C2 से ज्यादा हो जाएगा, क्या करने पे, ओवरलैप करने पे। तो उस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक और कम हो जाता है और उसकी वैल्यू 2 हो जाती है। क्लियर है जी। और यही चीज सब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, फाइंड करने वाले हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब जाके मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक टेबल बना सकता हूं और उस टेबल को है ना, उस टेबल में वो सारी बातें रख देंगे जिससे आप नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना जी। आइए हम लोग इस टेबल को समझते हैं। तो टेबल है क्या, आते हैं इसको बनाने में। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कंडीशन और यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। चलिए बेटा, ये आपको एनडीए में एक क्वेश्चन जरूर दिला सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट का ये बेटा थ्योरी है और एनडीए में यहां से क्वेश्चन हर एक साल अमूमन देखा ही जाता है। चलो जी, अच्छा अब पहला कंडीशन क्या देखा था अभी हमने कि C1 C2 की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाए R1 प्लस R2 से तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दोनों सर्किल के बीच कितने हो जाते हैं, 4। यही तो अभी हम डायग्राम से ऑब्जर्व किए थे। अच्छा जी, अब सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में यह होगा कि C1 C2 की वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है R1 प्लस R2 से, ठीक है ना जी, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक कम हो जाता है और इस केस में इसका आंसर 3 हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए जी, अब आते हैं तीसरा केस और ये पक्का है एक क्वेश्चन बेटा एनडीए में, ठीक है ना। और ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, इसके पीछे रीजन बता दिया हूं बेटा, आप फिगर को, डायग्राम को ऑब्जर्व किए थे जिससे ये कंडीशंस बन रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि जब दो सर्किल अलग अलग हो, यानी कि मैं यहां पे लिख भी देता हूं बेटा ताकि आप इस डायग्राम का भी यूज कर सको। ये दोनों सर्किल अलग अलग है, इस वाले केस में दोनों सर्किल टच कर रहा है और ये टच बाहर से कर रहा है। अगला देखो, अगर हम इन दोनों को और नजदीक ले आएंगे तो ये एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाएगा, यानी कि ओवरलैपिंग कंडीशन हो जाएगी। और ओवरलैपिंग कंडीशन में अब जो है रेडियस का सम ज्यादा हो जाएगा, किससे, सेंटर से, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से। यानी कि अगर C1 C2 की वैल्यू अब क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो जाएगा, किससे, R1 प्लस R2 से, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक और कम हो जाता है और उस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 हो जाता है। और यहां पे डायग्राम इस तरह से आपको दिखेगा, एक सर्किल के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ होता है, आगे समझ में। और इसमें हम एक ऊपर टेंजेंट और एक नीचे टेंजेंट बना सकते हैं। आया जी समझ में। अच्छा जी, अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आते हैं बेटा फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में क्या है कि अगर हम और इसको नजदीक लाएं, यानी और भी इसको नजदीक लाएं, तो नजदीक के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यानी एक सर्किल के अंदर एक दूसरा सर्किल आ जाएगा और मतलब इस पूरे सर्किल को इसके अंदर लेके आ जाते हैं और इसके एक पॉइंट को क्या करना चाहिए बेटा, दूसरा सर्किल टच करना चाहिए। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बेटा यहीं पे बनता है और 1 बनता है। और वो केस क्या हो जाएगा कि C1 C2 की वैल्यू बराबर हो जाता है R1 माइनस R2 के मॉड का, ठीक है ना जी। यानी कि ये जो केस है इसको बोलते हैं इंटरनली टचिंग। इंटरनली टचिंग के केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 के बराबर आ जाता है कोई डाउट जी, नहीं ना। अच्छा, अब लास्ट का सिचुएशन क्या है कि हम इस सर्किल को और अंदर ले जाएं, यानी कि दूसरे सर्किल को पहले सर्किल के कंप्लीटली अंदर ले आते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होता है। कहने का मतलब है ये केस कब बनता है, जब इसकी वैल्यू R1 में से R2 माइनस करने से जो वैल्यू आता है वो C1 C2 से छोटा, मतलब इसकी वैल्यू जो है इससे बढ़ जाए। यानी कि ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है, सॉरी R1 माइनस R2,
यानी रेडियस टू रेडियस का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाता है C1 C2 से, तो इसका क्या मतलब है कि एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल आ जाएगा और ये सबसेट कंडीशन बन जाता है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 आता है। याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेटिव टेबल है और इस टेबल को आप याद रख के एक क्वेश्चन तो जरूर बना सकते हो। ठीक है ना जी, है ना। तो ध्यान से देखना, यहां पे एक कंडीशन परेशान करता है, ये जो इंटरसेक्टिंग है बेटा। जैसे देखो इक्वल वाला तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, यानी R1 माइनस R2 का मॉड C1 C2 के बराबर हो जाए, R1 प्लस R2 की वैल्यू C1 C2 के बराबर हो जाए, या फिर R1 प्लस R2 की वैल्यू लेस हो जाए C1 C2 से। तो ये वाला और ये वाला में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। इस वाले में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है बेटा, है ना, हमें डबल साइडेड में अगर इसको लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। याद रखना, ये वाला जो डायग्राम होता है ना, इस डायग्राम को बनने के लिए हमारा C1 C2 की वैल्यू बीच में आनी चाहिए। किसके बीच में आनी चाहिए बेटा, है ना, R1 माइनस R2 के मॉड से ज्यादा होनी चाहिए एंड R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा दोनों सर्किल क्या है, एक दूसरे पे चल रहा है और एक दूसरे पे चल रहा है। इसका मतलब है कि ये दो कॉमन टेंजेंट को लेके रखेगा, है ना, यानी कि ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। इसके कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना जी। यानी कि ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजिंग केस होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि C1 C2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए R1 R2 से। तो R1 प्लस R2 ग्रेटर होना चाहिए C1 C2 से। तो C1 और C2 R1 प्लस R2 से तो छोटा है, लेकिन बड़ा किससे होना चाहिए, तो इसको जो बड़ा है वो R1 माइनस R2 से होना चाहिए। तो ये इसका डबल साइडेड इनइक्वालिटी, यानी कि इस कंडीशन में अगर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये कैसे चेक करते हैं, तो बेटा आपको दो सर्किल दिया रहेगा, दोनों सर्किल का आप सेंटर और रेडियस निकाल लेना। सेंटर और रेडियस निकालने के बाद ये तीन चीज फाइंड कर लेना। क्या क्या बेटा, R1 प्लस R2 का मॉड, R1 माइनस R2 का मॉड एंड C1 C2 यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड कर लेना। और अगर C1 C2 की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम बोलेंगे सर्किल ऐसे बनेगा, डायग्राम सर्किल का, और इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इतने होंगे। समझ में आ गया जी। अच्छा, और उसके बाद अदर्स तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या है, ये नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के कंडीशंस पहले चेक करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर देने होते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में पढ़ा दिया। ये टेबल याद रखना, एक क्वेश्चन पक्का यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है ना जी। आइए अब हम लोग इसकी क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन से हम इस चीज की फील को लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि आपको दो सर्किल्स दिए रहेंगे, दो सर्किल दिया रहेगा, ठीक है ना जी, यानी कि इसकी इक्वेशंस दिया रहेगा। आपका पहला काम क्या है कि उन दोनों सर्किल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेना है, ठीक है ना जी। उसके बाद आइए फिर हम C1 C2 फाइंड कर लेते हैं, यानी सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब रेडियस को एक बार ऐड कर देना और रेडियस को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना जी। और इससे हमारा सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा बेटा, मतलब दूर हो जाएगा। और ये जो टेबल मैंने बताया रखा है उसी में से ये किसी रिलेशन से जाके मैच कर जाएगा। जिस रिलेशन पे मैच कर रहा है बेटा, फिट बैठ रहा है हमारा डेटा, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हम लोग बताते हैं। क्लियर है बेटा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन, ध्यान से देखना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ये दो सर्किल है बेटा, इन दोनों सर्किल के बीच है ना कितने ऐसे टेंजेंट होंगे जो कॉमन होंगे, उसकी नंबर फाइंड करनी है। ठीक है ना जी। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखो। पहला सर्किल हमारा ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम 4 को 2 के स्क्वायर में रख देंगे। ठीक है। अब बताइए इस सर्किल का सेंटर क्या होगा। तो इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है ये वाला वैल्यू, ये वाला और ये वाला, ये सेंटर कहलाता है। बस साइन को उल्टा करके, यानी -1 है तो इसका सेंटर 1 होगा, और ये +1 है तो इसकी वैल्यू हम लोग उल्टा साइन के साथ लेते हैं -1। तो इस सर्किल का सेंटर निकल के आ गया। अच्छा जी, इस सर्किल का रेडियस कितना है। तो इस सर्किल का रेडियस को हम लोग 2 मानेंगे। ये हमारा C1 आ गया सेंटर, और ये हो गया R1। आइए जी, अब आते हैं, ये पहला सर्किल का सेंटर रेडियस था। दूसरा सर्किल का इक्वेशन लिख लो। तो दूसरा सर्किल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। चलो अब इस सर्किल का जो सेंटर है उसको हम C2 मानेंगे, और वैल्यू कैसे आएगा बेटा, इसकी वैल्यू के अपोजिट साइन, यानी इसका साइन अपोजिट करके लेना होता है। तो 1 प्लस का 1 है तो इसमें माइनस का 1 लेंगे, और माइनस का 4 है तो प्लस का 4। ये सेंटर आ गया, और ये इसका रेडियस हो गया R2 इक्वल टू 3। तो क्या हमने सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया। अब सेंटर रेडियस फाइंड करने के बाद हमें 3 वैल्यूज फाइंड करना है, 3 चीज की वैल्यू। पहला क्या है, C1 C2 निकालना है, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। तो C1 और C2 हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाला जाता है। तो क्या होता है, C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू R है, तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही वाला फॉर्मूला बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो इसकी x में से इसकी x को घटा दो, तो -1 में से 1 गया तो -2 इसका स्क्वायर, प्लस इसकी y में से इसकी y को घटा दो, तो 4 में से गया -1 तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और इसकी वैल्यू आ गया √29। लो जी, समझ में आ गया। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया। अब दूसरा चीज क्या फाइंड करेंगे, R1 प्लस R2 की वैल्यू। R1 प्लस R2 की वैल्यू, तो इसका R1 कितना है देख लीजिए, इसकी R1 कितना है 3, सॉरी इसकी R1 2 है और इसका कितना है 3, तो 2 + 3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू बेटा 5 आ गया। चलो जी, अच्छा ये 5 आ गया, तो इसको हम ऐसे करके देख लेंगे √25, ताकि हमें रिलेशन बनाने में आसानी हो। ठीक है ना जी। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, R1 माइनस R2 का मॉड निकाल लेंगे। ठीक है ना, यानी कि R1 में से R2 को घटा दीजिए, तो बेटा 2 में से 3 घटा तो रहा बेटा 1 का मॉड, यानी कि ये 1 के बराबर आ रहा है। अच्छा 1 के बराबर आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो √1 हो जाएगा। है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी आ गया समझ में। अब रिलेशन सोचो बेटा, R1 R2 की जो वैल्यू है वो √29, और R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो √25, यानी कि इसकी वैल्यू इससे क्या है ज्यादा चल रहा है, और इससे ही ज्यादा होगा तो इससे तो ज्यादा होगा ही होगा, यानी कि इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों को, इन तीनों को रिलेट कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे छोटा क्या है, R1 माइनस R2 की वैल्यू सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या है, R1 प्लस R2 की वैल्यू। सबसे बड़ा क्या है, C1 C2 की वैल्यू। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि C1 C2 बड़ा है कि नहीं R1 और R2 से। अगर C1 C2 ग्रेटर है R1 और R2 से, इसका मतलब है दोनों सर्किल अलग अलग होगा, और दोनों अलग अलग होगा तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 होंगे, यानी कि इसका डायग्राम बेटा इस तरह से बनेगा, सेपरेटेड सर्किल का, डिसजॉइंट सर्किल का डायग्राम। और इस केस में एक ऊपर, एक नीचे, एक ऐसे क्रॉस होके, एक ऐसे क्रॉस होके, यानी कि नंबर ऑफ
कॉमन टेंजेंट की संख्या इसमें 4 आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हो गया। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? पहला स्टेप में पहले सर्किल का सेंटर रेडियस, दूसरे स्टेप में दूसरे सर्किल का सेंटर रेडियस, एंड तीसरे स्टेप में तीन चीज की वैल्यू C1 C2 R1 प्लस R2 R1 माइनस R2, और इन तीनों में आप एक रिलेशन बना लेना और इस रिलेशन को देखना टेबल में किससे मैच कर रहा है। ठीक है ना? अगर C1 C2 ग्रेटर है R1 प्लस R2 से तो नो डाउट दोनों सर्किल अलग अलग होगा, 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। अगर C1 C2 और R1 प्लस R2 सेम है, नो डाउट वो दोनों एक दूसरे को टच किया रहेगा, 3 कॉमन टेंजेंट होंगे। अगर C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 की मॉड से R1 प्लस R2 के बीच में लाई कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? इसमें दोनों सर्किल ओवरलैप्ड होगा, और ओवरलैप यानी कि इंटरसेक्ट करता हुआ होगा, 2 कॉमन टेंजेंट होंगे। ठीक है ना जी? अच्छा, C1 C2 की वैल्यू अगर R1 माइनस R2 के मॉड के इक्वल हो जाए, इसका क्या मतलब है कि दोनों सर्किल, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल रहेगा और अंदर से उसको टच कर रहा होगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 होंगे। एंड अगर C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाए तो दोनों का सर्किल एक दूसरे के अंदर आ जाएगा, जिसको हम सबसेट कंडीशन बोलते हैं, और उस केस में प्रॉपरली सबसेट हो जाएगा, और उस केस में हमारा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 होगा। तो ये था नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड बेटा लेक्चर। इससे बढ़िया आप नहीं पढ़ोगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है ना जी? तो ये टॉपिक खत्म होता है, इस पे कुछ क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद इसको पैक कर लेनी है। ठीक है ना बेटा? तो आज के लिए इतना ही। इसकी क्वेश्चंस हम लोग 1-2 और देखेंगे ताकि इसमें और आपको प्रैक्टिस हो सके। ठीक है जी? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।